हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा बिल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 11th फिजिक्स में दोस्तों 11th फिजिक्स में दोस्तों पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका वृत्तीय गति नाम का जो चैप्टर है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दोस्तों, वृत्तीय गति बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा हमारा टॉपिक है। जो वृत्तीय गति नाम का टॉपिक है ये स्टार्ट हो रहा है हमारा, वृत्तीय गति जो है ना स्टार्ट हो रही है हमारी, तो इसको समझें जानें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो वृत्तीय गति है नाम से ही समझ में आ रहा है, वृत्तीय मतलब व्रत में गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, व्रत में गति। सिंपल बात है भाई, वृत्तीय गति व्रत में गति, तो सिंपल बात है, बिल्कुल भाई सिंपल बात है। क्या होता है मेरे भाई, इस गति में क्या होता है, जब कोई कण या फिर जब कोई पिंड, जब कोई कण या फिर जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मान के चलो ये आपका एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक निश्चित बिंदु, ठीक है, जो मान लेते हैं हम क्या है, ओ है ना। तो जब कोई कण या कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, बिल्कुल भाई केंद्र मानकर, इसको क्या मानकर, केंद्र मानकर, उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना वृत्ताकार मार्ग दिख रहा है ना, ये वृत्ताकार मार्ग में क्या करता है हमारे भाई, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। तो उसकी इस गति को दोस्तों हम कौन सी गति बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। ध्यान रखोगे आप इस बात को, जब कोई कण या पिंड किसी निश्चित बिंदु को किसका मानकर, केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तो उसकी इस गति को कौन सी गति बोलते हैं मेरे भाई, वृत्तीय गति बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई कण है हमारा ए, यहाँ पर कोई कण हमारा क्या है, ए है, ठीक है। अब ध्यान रखना है इस बात में, इस वृत्तीय गति में इस बात को ध्यान रखना है कि जो वृत्तीय गति होती है मेरे भाई, इस वृत्तीय गति में जो रेखीय वेग होता है, अब ये रेखीय वेग क्या होता है सर, तो मेरे भाई जो आपका रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग, इस रेखीय वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, भी से व्यक्त करते हैं। तो मेरे भाई जो वृत्तीय गति होती है, इस वृत्तीय गति में जो रेखीय वेग होता है भी, है ना, रेखीय वेग होता है भी, इसका परिणाम, इसका क्या दोस्तों, सॉरी इसका परिमाण, इसका जो परिणाम होता है जो रेखीय वेग है, इस रेखीय वेग का परिमाण मतलब हम कहें चाल, मतलब हम कहें चाल, तो अचर रहती है। चाल जो है ना, रेखीय वेग तो है ना वो समान रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता रेखीय वेग में। मतलब जो चाल, रेखीय वेग का परिमाण मतलब चाल जो होती है, इस चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये जो आपका पिंड है समान चाल से चलेगा, समान चाल से चलेगा, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। किंतु दोस्तों या फिर परंतु किसी भी क्षण जो पिंड गति कर रहा है ना, किसी भी क्षण जो वेग की दिशा होगी, इस जो कण जो किसी भी वेग से ना गति कर रहा होगा तो इसमें चाल तो समान रहेगी, लेकिन किसी भी क्षण जो वेग होगा, इस वेग की दिशा क्या होगी, वो अलग अलग होगी। और वो वेग की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो स्पर्श रेखा, जैसे मान के चलो इस बिंदु पर हमें वेग की दिशा ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। जैसे हमें इस बिंदु पर वेग की दिशा ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर हमें क्या करनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। जैसे इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वेग की दिशा ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु पर हमें क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर करना है तो इस बिंदु पर हमें क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा। तो ध्यान रखना है कि जो रेखीय वेग का परिमाण अर्थात जो चाल है वो तो समान रहेगी, अचर रहेगी, परंतु किसी भी क्षण वेग की दिशा जो होगी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के कैसी होगी, अनुदिश। जैसे मान के चलो इस बिंदु पर हमें दिशा ज्ञात करना है, तो स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी, तो वेग की दिशा ये हो जाएगी, इसमें वेग की दिशा ये, यहाँ पर वेग की दिशा ये, मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो व्रत है, व्रत के प्रत्येक बिंदु पर जो वेग की दिशा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब हम यूँ कहें कि वृत्तीय गति जो होती है, इस वृत्तीय गति में जो वेग की दिशा होती है मेरे भाई वो अलग अलग होती है। अब मेरे भाई एक बात समझो, जब वेग की दिशा अलग अलग है तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वेग क्या है, परिवर्तित है। वेग क्या है, परिवर्तित, और वेग परिवर्तित है मतलब हमें त्वरण मिलेगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होने पर हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। तो मतलब हमें क्या मिल जाएगा मेरे भाई, त्वरण मिल जाएगा, त्वरण।
और आपका जो रेखीय त्वरण होता है, इस रेखीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं मेरे भाई? रेखीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। मतलब हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? त्वरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? त्वरण। अब त्वरण जो ना त्वरण भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात, हमें जो त्वरण तो मिलेगा, लेकिन ये त्वरण परिवर्तित त्वरण होगा। कौन सा त्वरण होगा मेरे भाई? परिवर्तित त्वरण होगा। इतना आपको याद रखना है। त्वरण मिलेगा, लेकिन त्वरण हमें कौन सा मिलेगा? परिवर्तित त्वरण मिलेगा। ठीक है ना? तो इतना याद रखोगे। ये जो आपकी रेखीय वृत्तीय गति है, समझ रहे हैं ना? वृत्तीय गति में क्या होता है? वृत्तीय गति में क्या होता है दोस्तों? चाल तो समान रहती है, लेकिन वेग परिवर्तित होता है। अर्थात हमें जो गति मिलती है वो आपकी त्वरित गति मिलती है, क्योंकि वेग परिवर्तन के साथ त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा मतलब जो गति है वो कौन सी गति है? त्वरित गति है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दोस्तों जो वृत्तीय गति है, ये वृत्तीय। अब वृत्तीय गति के दोस्तों उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है? देखो, आपको पता है जैसे आपको पता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको पता है ये क्या है? वृत्त है। मान लेते हैं ये क्या है? परमाणु है, वृत्त के जैसा। यहाँ पर इसका क्या होगा? नाभिक होगा। और नाभिक के चारों ओर कौन गति करता है? तो नाभिक के चारों ओर कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, है ना? तो ऐसा ही बोल सकते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति भी वृत्तीय होती है। ग्रहों के चारों ओर ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? उपग्रह। तो ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति वृत्तीय गति है ना? कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर कौन गति करती है? पृथ्वी गति करती है। तो ये भी आपकी कौन सी गति होगी? वृत्तीय गति होगी। तो ये दोस्तों वृत्तीय गति हुई आपकी, है ना? और वृत्तीय गति के साथ साथ आपने कुछ ये चीज़ों को सीखा है। तो अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं और अगले उस पर टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों वृत्तीय गति हम समझ गए हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है। आगे दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों, ये आपका जो पिंड जो है वो वृत्तीय गति कर रहा है। ये मान लेते हैं यहाँ पर जो पिंड है, इस बिंदु के चारों ओर क्या कर रहा है? वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। तो इसकी ये गति क्या होगी? वृत्तीय गति होगी। तो ये जरूरी है कि जो पिंड है, देखो पिंड तो गति कर रहा है, तो पिंड आज इधर है, तो कुछ समय पश्चात पिंड इधर चला जाएगा। अब कुछ समय पश्चात जब पिंड इधर चला जाएगा, तो यहाँ से मान लेते हैं इस पिंड जो है ना, पहले ए पर था और ये पिंड अब कहाँ चला गया? बिंदु बी पर चला गया। तो इस पिंड को ए से बी तक जाने में कुछ कोण करना पड़ेगा, कुछ कोण को कवर करना पड़ेगा। और ये जो आपका कोण होता है वो आपका क्या होता है? थीटा। या फिर हम ऐसा कहें कि ये जो कोण होता है, ये कोण होता है आपका डेल थीटा होता है। और डेल थीटा, और ये डेल थीटा जो होता है दोस्तों, वो कोणीय विस्थापन होता है। क्या होता है? कोणीय विस्थापन। एक सेकंड दोस्तों, ये हमारा क्या होता है? कोणीय विस्थापन। एक सेकंड, कोणीय विस्थापन होता है। और दोस्तों यहाँ से आपको एक बात और पता चल रही है कि जैसे मान के चलो जो आपकी वृत्तीय गति होती है, इस वृत्तीय गति में एक हमें वेग मिलता है। वृत्तीय गति जो होती है इसमें हमें एक वेग मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। जैसे पिंड है, पिंड किसी ना किसी वेग से तो गति कर रहा होगा, है ना? पिंड किसी ना किसी वेग से तो गति कर रहा होगा। तो यहाँ से पिंड वृत्तीय गति, मतलब वृत्तीय मार्ग में पिंड जिस वेग से गति करता है उसे हम कौन सी गति बोलते हैं? कोणीय गति बोलते हैं, ठीक है? या फिर कोणीय वेग बोलते हैं। किसके क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोणीय वेग बोलते हैं। और जो कोणीय वेग होता है इसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, वृत्तीय गति में हमें जो वेग है वो साधारण वेग नहीं मिलता। वेग हमें जो मिलता है वो कोणीय वेग मिलता है। वृत्तीय गति में हमें जो वेग मिलता है वो कौन सा वेग मिलता है मेरे भाई? कोणीय वेग मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जब वेग मिलेगा तो त्वरण भी मिलेगा, वेग मिलेगा तो त्वरण भी मिलेगा। तो त्वरण हमें यहाँ पर जो मिलता है वो हमें कोणीय त्वरण मिलता है। कौन सा त्वरण मिलता है? कोणीय त्वरण मिलता है। मतलब वृत्तीय गति में जो हमें त्वरण मिलेगा वो कोणीय त्वरण मिलेगा, और कोणीय त्वरण को हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, है ना? यहाँ पर हमें विस्थापन, देखो वृत्तीय गति में हमें कोणीय विस्थापन मिलता है जो आपका डेल थीटा होगा, ये वाला थीटा या डेल थीटा होगा। हमें इसमें जो वेग मिलेगा वो आपका कोणीय वेग होगा जो आपका ओमेगा होगा, और यहाँ पर हमें तो त्वरण मिलेगा वो कोणीय त्वरण मिलेगा जो हमारा अल्फ़ा होगा, ठीक है? वृत्तीय गति में हमें ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? बाकी अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो रेखीय वेग होता है, कौन सा वेग होता है? रेखीय वेग होता है, वो तो आप जानते ही हो v होता है। और आपका जो रेखीय त्वरण होता है वो आपका क्या होता है? a होता है। तो ये चीज़ें जानते हो। तो दोस्तों अब हमारा जो क्वेश्चन है
वो ये है कि कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। रेखीय वेग और कोणीय वेग या कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या कीजिए दोस्तों, संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं किसी क्षण आपका जो पिंड है वो बिंदु ए पर है, और मान लेते हैं ये जो डेल टी समय पश्चात जो आपका पिंड है वो बिंदु ए से कहाँ चला जाता है, बी तक चला जाता है। तो पिंड ए से बी तक जाने पर जो विस्थापन होगा वो आपका क्या होगा, डेल थीटा मान लेते हैं, और दूरी वो मान लेते हैं हम क्या है, डेल आर। जैसे मान के चलो ये दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बिंदु ओ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो पिंड जाने में वो डेल आर दूरी कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु का जो पिंड है, पिंड का वेग होगा वो वेग मान लेते हैं हम ओमेगा। क्या मान लेते हैं, ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोणीय वेग हमारा क्या होता है, ओमेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित अब करना है। तो दोस्तों हम संबंध स्थापित करते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डायग्राम बनाया है, उसमें हमने क्या बताया, तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि कोई कण डेल टी समय में वृत्त की परिधि पर बिंदु ए से बी तक जाने में, तो मान लेते हैं ये जो कोई कण है, ठीक है, कोई कण है, ठीक है, डेल टी समय में, कितने समय में, डेल टी समय में, ठीक है, वृत्त की परिधि से बिंदु ए से बी तक जाने में, है ना, ए से बी तक जाने में वृत्त के केंद्र पर डेल थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह डेल थीटा कर लेना, जो मैंने एरो लगा के यहाँ पर लिख दिया है, डेल थीटा कोण बनाता है। तब कण का जो रेखीय विस्थापन होगा दोस्तों, रेखीय विस्थापन देखो, ये तो आपका कोणीय विस्थापन है, लेकिन रेखीय विस्थापन देखो रेखा में होगा, और आपका ये जो रेखीय विस्थापन होगा ए से बी तक होगा, और ए से बी तक रेखीय विस्थापन हमने क्या मान लिया दोस्तों, डेल आर मान लिया। क्या मान लिया, डेल आर मान लिया। ठीक है, तब रेखीय विस्थापन क्या होगा दोस्तों, ए बी। ठीक है, ए बी विस्थापन एक सदिश राशि है, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए से बी तक, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आपका डेल आर वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब हमारा ये जो रेखीय विस्थापन है वो आ गया है, रेखीय विस्थापन जो है ना वो आ गया है। तो यहाँ से दोस्तों हम जो है ना रेखीय वेग निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें एक रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध प्राप्त करना है, तो रेखीय वेग की भी ज़रूरत है और कोणीय वेग की भी ज़रूरत है। ठीक है, तब जो आपका रेखीय वेग होगा, क्या होगा मेरे भाई, रेखीय वेग होगा, या कोई सा भी वेग हो, वो आपका वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन बटे समय अंतराल यही होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों रेखीय वेग हमारा क्या होता है, v होता है। क्या होता है, v होता है। तो v बराबर यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विस्थापन, ये रेखीय विस्थापन ही है, जो आपका होगा डेल आर। क्या होगा मेरे भाई, डेल आर। समय अंतराल क्या है आपका, डेल टी होगा। इसको दे देना आप चाहो तो समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम दोस्तों यहाँ इसके बाद यहाँ लिख देते हैं तथा कोणीय वेग क्या हो जाएगा, वही विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन क्या है मेरे भाई, देखो कोणीय, देखो जैसे रेखीय वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, तो कोणीय वेग का भी क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो कोणीय विस्थापन आपका क्या है, तो कोणीय विस्थापन आपका क्या है, डेल थीटा, मतलब ये आपका कोणीय विस्थापन, ये आपका कौन सा है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या है, डेल थीटा, और समय अंतराल क्या हो जाएगा, डेल टी। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब रेखीय वेग और कोणीय वेग आप दोस्तों निकाल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको पूरा हम बता सकें। ठीक है, किंतु लगाएंगे और दोस्तों, और किंतु में हम देखेंगे। किंतु दोस्तों आपको पता है कि जो कोण होता है, क्या होता है, कोण होता है, वो कोण क्या होता है, वो होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है मेरे भाई, चाप बटे त्रिज्या, यही होता है ना। तो यहाँ से आपका जो कोण है वो आपका कोण क्या है, तो कोण आपका क्या है मेरे भाई, कोण कितना बन रहा है, डेल थीटा का बन रहा है। और चाप क्या है आपका ए बी, चाप क्या है मेरे भाई, ए बी है। और जो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। त्रिज्या हमारी क्या है, त्रिज्या क्या है, ओ और ए, ओ ए है ना। तो त्रिज्या हमारी क्या है, ओ ए। ठीक है, आगे हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारा हुआ कोण, ये हमारा हुआ दोस्तों कोण। चाप हमारा ए बी है, चाप हमारा क्या है मेरे भाई, ए बी है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, है ना। चाप हमारा क्या है दोस्तों, ए बी है, और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, डेल आर है। अब भी मैंने डायग्राम में बताई, ए बी की वैल्यू कितनी है, डेल आर है, और ओ ए की वैल्यू कितनी है, आर है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख लो ज़रा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई आर। यहाँ से दोस्तों अगर मैं डेल आर की वैल्यू निकालूँ तो डेल आर बराबर आर को इधर ले जाना पड़ेगा और ये बन जाएगा आर डेल थीटा, आर डेल थीटा बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं। अब आगे दोस्तों, आगे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, जो आपका डेल आर निकला है, डेल आर का मान जो समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा ये है, तो हमारा समीकरण 1 ये है, v बराबर डेल आर अपॉन डेल थीटा। डेल आर की वैल्यू ये है, रख देंगे, तो ये v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर डेल थीटा अपॉन, देखो इसकी डेल आर की जगह आर डेल थीटा रख दिया और ये अपॉन में हमारा डेल टी सेम है। तो दोस्तों ये जो है वो क्या है, तो दोस्तों ये जो है ना हमें समीकरण 1 से प्राप्त हो रहा है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग हमारा क्या होता है दोस्तों, कोणीय वेग हमारा क्या होता है, ओमेगा होता है। क्या होता है, ओमेगा। कोणीय वेग हमारा ओमेगा, अर्थात हम ये कहें कि ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी था, ठीक है। तो डेल थीटा अपॉन डेल टी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ओमेगा रख सकते हैं। मतलब ये हमारा ये कंडीशन बन चुकी है। तो ये हमारा क्या आ चुका है दोस्तों, v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, जो ही हमारा दोस्तों रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या है, संबंध है। जो ही हमारा क्या है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या है दोस्तों, संबंध है। तो ऐसा दोस्तों रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आप स्थापित कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होगी, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो एक बार दोस्तों पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपको डायग्राम बनाना है पहले, ठीक है। देखो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, हेडिंग डालना, डायग्राम बनाना, उसमें हल्की सी ये थ्योरी बता देना, ठीक है। आगे बढ़ाते जाना, ठीक है। यहाँ से आप ये समीकरण 1 है, इसके बाद ये समीकरण नंबर 2 करना। इसके बाद ऐसा करने के बाद देखो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इतना करने के बाद आप लगा देना किंतु, और किंतु आपका क्या लगा जाएगा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। ये वैल्यू पुट की, इसके बाद में यहाँ आया और मैं v बराबर आर ओमेगा, जो कोणीय वेग और रेखीय वेग था उसमें संबंध स्थापित मैंने कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और दोस्तों अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखना कि कोणीय वेग और रेखीय वेग जो है ना वो कहाँ मिलता है। कोणीय वेग हमें वृत्तीय गति में, रेखीय वेग जो है ना हमें रेखीय गति में मिलता है। इसी प्रकार जो कोणीय त्वरण होता है वो हमें वृत्तीय गति में मिलता है और रेखीय त्वरण हमें साधारण गति में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से वृत्तीय गति में हमें एक विस्थापन मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है भली भांति। और अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कोणीय वेग और जो आपका कोणीय त्वरण और जो रेखीय त्वरण था इसमें संबंध भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों अब हम कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। मान लेते हैं कोई कण है आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तब किसी क्षण उसका रेखीय वेग क्या मान लेते हैं, v होगा, और कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा होगा, ठीक है। तब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध जो अभी जस्ट स्थापित हमने किया क्या है, वो आपका v बराबर आई डब्ल्यू, यही है ना दोस्तों। आगे हम क्या करेंगे, जो आपका समीकरण है इस समीकरण का हम क्या करेंगे दोस्तों, t के सापेक्ष अपकलन करेंगे, ठीक है। t के सापेक्ष अपकलन करने पर, t के सापेक्ष दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका अपकलन। तो दोस्तों अपकलन का दोस्तों आपको पता है साइन क्या होता है, d अपॉन dt होता है ना। ये अपकलन का क्या होता है, साइन होता है। t के सापेक्ष अगर होता है तो अपकलन का साइन होता है, तो इसका अपकलन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dv अपॉन dt। और यहाँ से दोस्तों r आपका क्या है, अचर राशि, मतलब ये जो आपकी त्रिज्या है और त्रिज्या एक अदिश राशि है, तो इसको बाहर कर दिया और इसका करेंगे तो d ओमेगा अपॉन dt बन जाएगा। कोई दिक्कत है, t के सापेक्ष अपकलन कर दिया, अपकलन का ये साइन होता है। तो इसके साथ ये वाला लगाया तो dv अपॉन dt बन गया, r अलग हो गया, इसके साथ लगाया तो d ओमेगा अपॉन dt। अब दोस्तों आपको ये पता है, आपको ये जानते हो कि जो है ना वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है ना, त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल, है ना। ये आपको पता है, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल त्वरण की क्या है परिभाषा। तो यहाँ से आपका ये रेखीय वेग है और ये रेखीय वेग में परिवर्तन बटे समांतराल है। तो हमें पता है यहाँ पर कौन सा वेग वो मिलेगा, रेखीय त्वरण मिलेगा, क्योंकि त्वरण रेखीय त्वरण ए है जिसका सूत्र क्या होता है, dv अपॉन
डी टी, डी वी अपॉन डी टी, या डी की जगह हमारा डेल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डी हमारा डेल का काम करता है। तो यहाँ से दोस्तों इसकी जगह हमारा क्या जाएगा, ए जाएगा, ये हमारा आर सेम रहा। और डी ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और ये डी क्या बता रहा है, परिवर्तन। डी क्या बता रहा है, देखो डी जो है वो आपका डेल के बराबर होता है, मतलब डी भी हो सकता है और डेल भी हो सकता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर डेल ही मान लो। तो ये परिवर्तन बता रहा है, तो कोणीय वेग में क्या परिवर्तन, और कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। तो कोणीय वेग में परिवर्तन और समांतराल से हमें क्या मिलेगा, कोणीय त्वरण मिलेगा। और कोणीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, हमारा अल्फा होता है। सॉरी दोस्तों, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमारा अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो ये बराबर हमारा जो आर अल्फ़ा है, ये जो है हमारा क्या जाएगा, संबंध जाएगा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध है वो किसको क्या बताता है, आर के रूप में है। मतलब यहाँ से अगर इसको शब्दों में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा रेखीय त्वरण बराबर क्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, इनटू आपका ये कोणीय त्वरण। तो ध्यान रखना है कि आपका रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है, ए बराबर आर अल्फ़ा। और जो आपका कोणीय वेग और रेखीय वेग जो है उसमें संबंध क्या होता है, भी बराबर आर ओमेगा। ये दोनों संबंध को याद रखना। तो ये हमारी वृत्तीय गति है, और वृत्तीय गति के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि वृत्तीय गति जो है ना वृत्त में हो, और वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है वो परिवर्तित त्वरण होता है। मतलब ऐसा कहें कि वृत्तीय गति होती है वो त्वरित गति होती है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और कल की जो वीडियो होगी दोस्तों इसमें अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय त्वरण जो है, अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय त्वरण, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।